ऑपरेशन राइजिंग लायन के थ्रू इसराइल ने ईरान पर लगभग 200 से ज्यादा वार प्लेन्स उड़ाए और 100 से ज्यादा टारगेट्स को भी तबाह किया। और उनके बहुत ज्यादा जो तेहरान में मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे, इसके अलावा कई न्यूक्लियर साइट्स थी और वहाँ के टॉप कमांडर्स जो थे उन इसी ऑपरेशन के थ्रू एलिमिनेट कर दिया। और अभी का जो इसराइल का सबसे मेन गोल है वो ये है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु हथियार ना बना पाए। और हाल ही में अभी एक खबर वायरल हुई कि ईरान के किसी एक बड़े अधिकारी ने ऐसा कह दिया कि अगर हम पर इसराइल परमाणु बम गिराता है, यानी ईरान पर अगर परमाणु बम गिराता है, तो पाकिस्तान बैकअप में बैठा है। अगर ईरान पर परमाणु बम गिरेगा तो पाकिस्तान इसराइल पर परमाणु बम गिरा देगा। और बाद में ये खबर इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि पाकिस्तान को ऑफिशियली बताना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और इसराइल के अटैक करने के बाद ईरान ने भी तुरंत रिटेलिएट किया और बहुत सारे इन्होंने भी ड्रोन्स और बाकी अदर चीजों के थ्रू इसराइल पर अटैक किया। और मैं कहूंगा कि इनका आयरन डोम और भी जो उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी फेल कर गए। हालांकि उतने बड़े लेवल पर नुकसान नहीं हुआ इसराइल का जितना ईरान का हुआ, लेकिन नुकसान तो हुआ। ऑपरेशंस दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि मिसाइलें कहाँ गिरेंगी, सिविलियन एरिया पे गिर रही है या कहाँ गिर रही है, इसका भी कुछ खास ध्यान है नहीं। हालांकि इसराइल ने अपनी तरफ से कहा कि बस हम मिलिट्री से जुड़ी चीजों पर अटैक अपना कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ईरान में 224 से ज्यादा लोग मारे गए, 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके अलावा इसराइल में भी जो ईरान ने रिटेलिएट किया उसके बाद 14 से 15 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा लोग लगभग घायल हुए। और ये जो डेटा है ये मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा कम दिखाया जाता है। असल में इससे कई गुना ज्यादा लोगों की मौत भी हो सकती है और कई गुना ज्यादा इससे घायल भी होंगे। और ये जो ऑपरेशंस दोनों देशों के बीच में चल रही हैं, कहीं ये वार में ना तब्दील हो जाए, इसके भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है अगर ऐसी ही चीजें चलती रहीं। और मैं कहूंगा कि इससे किसी का फायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो कच्चे तेल से डिपेंडेंट जितनी भी चीजें होती हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे। और इसके अलावा लगभग 90 लाख से ज्यादा इंडियंस गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, तो इनके ऊपर भी रिस्क ही है। और ये बहुत सारा पैसा इंडिया को भेजते हैं, तो इससे भी हमारा फायदा ही होता है। लेकिन अगर ऐसे ही चीजें अगर या ऐसे वार स्टार्ट हो गई, मुझे लगता है भाई इस मामले में भी इंडिया को घाटा होने वाला है। और अब आते हैं इस चीज पे कि आखिर परमाणु बम बनाने के रास्ते में ईरान पहुंचा कहाँ है। तो ईरान का ऐसा कहना है कि वो जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए कहते हैं। लेकिन आईएईए जो कि दुनिया भर की परमाणु परमाणु ठिकानों का ये चौकीदार है परमाणु वाले मामले में, कि कोई देश कहीं सीक्रेटली कोई परमाणु बम डेवलप तो नहीं कर रहा है, तो इस चीज पे नजर रखता है आईएईए। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इनकी जो रिपोर्ट है ये कुछ और कहती है कि नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं। और ये जो खबर निकल के आई, ये 2002 में पता चला कि ईरान धीरे धीरे सीक्रेटली एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। और 2025 तक ईरान ने 84% इनरिचमेंट लेवल तक यूरेनियम को रिफाइन कर लिया। इनरिचमेंट लेवल क्या है, इसको समझने के लिए हमें यूरेनियम के बारे में समझना पड़ेगा। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी मदद से हम परमाणु बम बनाते हैं। और इसे यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। आपने अपने बचपन के दिनों में जरूर पढ़ा रहा होगा, 10th में 12th में, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ये जब प्राकृतिक रूप से जमीन से निकाला जाता है तो ये खासकर यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में मिलता है और बाद में इसे धीरे धीरे रिफाइन किया जाता है। तो इसी यूरेनियम में 3 आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स कहने का मतलब है कि एक ही एलिमेंट है और उसके अलग अलग एटम्स हैं, जिसमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं पर न्यूट्रॉन सभी के अलग अलग होते हैं। यूरेनियम के मुख्य रूप से 3 आइसोटोप्स होते हैं और ये उनको यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234 के नाम से जाना जाता है। तो जो यूरेनियम होता है उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में होता है उसमें 99.3% जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है। और इसका उपयोग जो है वो बॉम्ब बनाने में उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर आपको प्लूटोनियम बम बनाना है तो उसमें यूरेनियम 238 का उपयोग होता है। 0.7% होता है यूरेनियम 235। और यही जो यूरेनियम 235 है इसका ही यूज होता है रिएक्टर में और जो बम बनाने में, इन सभी चीजों में जो भी न्यूक्लियर बम बनते हैं उसमें इसी का यूज होता है मोस्टली। और इसके अलावा यूरेनियम 234 जो है वो बहुत ही कम मात्रा में 0.005% माना जाता है कि कितना होता है, और ये कुछ खास ज्यादा इसका उपयोग होता नहीं है। लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए हमें 90% से ज्यादा की आवश्यकता होती है यूरेनियम 235 की। और इसको कंसंट्रेट धीरे धीरे किया जाता है, जिससे इसकी जो मैं कहूंगा जो इसका इनरिचमेंट लेवल, कहने का मतलब इसका संवर्धन जो है, अ, आप आसान भाषा में समझे तो जैसे हम दूध को धीरे धीरे गाढ़ा करते हैं तो कुएं में तब्दील होता है। तो आप सेम उसी प्रोसेस को समझिए कि इसकी सांद्रता को, कहने का मतलब गाढ़ापन को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो इतना गाढ़ा करिए कि वो 90% तक हो जाए। तो कम से कम 0.7% से आपको 90% तक ले जाना है। इस रास्ते में
जो ईरान है वो 84% तक पहुंच चुका है। अगर वो 90% या 90% से ऊपर चला जाता है तो वो परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएगा। ईरान ने 84% तक यूरेनियम को प्योरीफाई कर लिया था। ये 2023 का डेटा था। असल में ईरान का ऐसा कहना था कि नहीं, हमसे गलती से ये 84% तक आ गया है। और ऑफिशियली जो 2025 में फिर से वो आया तो उसमें ये पता चला कि इन्होंने 60% तक ही अभी उसको प्योरीफाई किया है। तो अभी जो ये बना रहा है ईरान, तो इसी चीज को बार बार डिस्ट्रॉय कर देता है इसराइल, जिससे उसका परमाणु जो कार्यक्रम है वो स्लो हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, जो हिरोशिमा में गिराया गया था बॉम्ब लिटिल बॉय, वो जो था वो यूरेनियम 235 का यूज करके बनाया गया था और वो एक यूरेनियम बॉम्ब था। लेकिन जो नागासाकी में गिराया गया था फैट मैन नाम का एटम बम, वो प्लूटोनियम से बना हुआ बॉम्ब था। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ईरान कहाँ पर पहुंचा है, और अगर बढ़ा लेता है तो वो बिल्कुल, मैं कहूंगा कि वो परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएंगे। और ईरान में जो ये इनरिचमेंट प्रोसेस होता है, इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं। सबसे पहले जो है नतान, जहां पर अभी हाल ही में बॉम्बिंग की थी इसराइल ने, तो ये सबसे बड़ा यूरेनियम इनरिचमेंट सेंटर है। और ये जो नतान्ज है, यहाँ पर इसराइल ने बहुत ही पहले से ही यहाँ पर साइबर अटैक्स या एयर स्ट्राइक्स बहुत ही ज्यादा की हैं और अभी भी करते रहता है। इसके अलावा जो दूसरा न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो फॉर्दो करके है, और माउंटेन्स के अंदर ये बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा सीक्रेट फैसिलिटी है। और इनके जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनमें मैं कहूंगा सबसे ज्यादा सिक्योर यही है, क्योंकि ये पहाड़ों के नीचे है तो ये बंकर प्रूफ माना जाता है। तो जिससे इस पे बॉम्बिंग करना मैं कहूंगा थोड़ा कठिन हो सकता है इसराइल के लिए। और हाईली इनरिच्ड जो यूरेनियम है उसका प्रोडक्शन यहीं पर होता है। और 84% लेवल जो मैंने आपको बताया वो यहीं पर रिपोर्ट हुआ कि यहीं जो ये वाला न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर है, यहीं पर 84% लेवल तक पहुंचाया गया है। और जो तीसरा है उसका नाम अरक है, लेकिन ये एक हैवी वाटर रिएक्टर बन रहा था, लेकिन ये अब कुछ खास काम का है नहीं, ये डिसमेंटल हो चुका है। और इसी के साथ साथ मैं आपको डूम्सडे रिस्पॉन्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। डूम्सडे रिस्पॉन्स का मतलब ये है, एक ऐसा अंतिम मिलिट्री रिस्पॉन्स जो दुनिया के तबाही के किनारे पर ले जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर हमें लग गया कि हमारा वजूद खत्म होने वाला है, तो हम डूम्सडे बटन को दबा सकते हैं, जिसमें वो सबसे पावरफुल फुल स्केल न्यूक्लियर या केमिकल वेपन जितने भी उनके पास हैं वो सब एक साथ छोड़ देंगे। और इससे क्या होगा कि जो भी उनके एनिमी कंट्रीज हैं या जो भी कुछ दुनिया है उसमें तबाही मच जाएगी। जैसे एक बहुत ही ज्यादा फेमस है ऑपरेशन डेड हैंड, जो रसिया का है, कि उन्होंने चुन चुन के हर एक जगह पर लगाया हुआ है कि जब वो बटन को दबा देंगे तो रूस का ऐसा कहना है कि अगर रूस नहीं है पूरी दुनिया में तो हम भी नहीं। तो जैसे उनके पास ऑपरेशन डेड हैंड है, वैसे ही इनका डूम्सडे रिस्पॉन्स कहने का मतलब डूम्सडे बटन है। तो इस चीज से आई होप आप समझ पाए होगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और क्लियर करता चलूँ, जो ऑपरेशन डेड हैंड नाम की अक्सर हम चीज़ें सुनते हैं कि रूस के पास एक ऐसा वेपन है, वो बटन दबाते ही पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। डेड हैंड नाम का एक न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल सिस्टम था कोल्ड वार के टाइम पे, और कुछ लोग अब भी कहते हैं कि हाँ वो अब भी एक्टिव है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और रसिया भी ऑफिशियली इस चीज़ को कभी कहता नहीं है कि उसके पास सच में ऐसा कुछ है। और लोगों में इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अफवाहें चलती हैं कि इस बटन को दबाते ही पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मान लीजिए अगर ऐसी बटन कोई होगी भी तो पूरी दुनिया में अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरेंगे तो सामने वाली कंट्रीज भी रिटेलिएट करेंगी इसके ऑप्शन में, तो हाँ बिल्कुल दुनिया खत्म हो सकती है। तो इस हिसाब से हम इस चीज़ को कह सकते हैं, लेकिन एक बटन दबाते पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अफवाह ही है। मैं कहूंगा कि इससे वर्ल्ड वॉर 3 या ग्लोबल रेडिएशन फॉल आउट होगा। पूरी दुनिया में रेडिएशन फैल जाएंगे, बीमारियां फैलेंगी, और मैं कहूंगा कि एक हिसाब से बहुत ही ज्यादा बुरे हालात होंगे दुनिया के। आप समझिए इतनी खतरनाक जियोपॉलिटिक्स चल रही है, और ये एक तरीके से तो धमकी है खमैनी के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमें पता है कि सुप्रीम लीडर है कहाँ। और ये जाहिर सी बात है, बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी साहब की। तो इनको पता है, ये ऐसा कह रहे हैं कि हमें पता है कि कहाँ पर है सुप्रीम लीडर, और बहुत ही ज़्यादा इजी टारगेट है हमारे लिए। बट अभी के लिए वो सेफ है, क्योंकि अभी के लिए उसे हम मारने नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। सो आई होप आप समझ पाएंगे कि ईरान कहाँ तक पहुंचा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की रास्ते पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें देखने के लिए आपका शुक्रिया।